दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के 1 लाख प्रश्नों की श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मौर्य वंश और मौर्यकालीन प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ये वीडियो विशेष रूप से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ इतिहास विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, अशोक के अभिलेखों से हमें किन प्रांतों के नाम ज्ञात होते हैं। तो अशोककालीन जो प्रांत हैं उसमें पहला प्रांत उदीच्य यानी उत्तरापथ है और इस प्रांत की राजधानी तक्षशिला थी। अशोक के अभिलेख से जो अशोककालीन प्रांतों के बारे में जानकारी मिलती है उसमें पहला प्रांत उदीच्य या उत्तरापथ है, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, याद रखिएगा। इसके अलावा दूसरे पे आते हैं दोस्तों। दूसरा जो प्रांत है वो अवंती प्रांत है। इस प्रांत की राजधानी उज्जैनी थी। और कलिंग प्रांत, याद रखिएगा दोस्तों, कलिंग प्रांत जो था इस प्रांत की राजधानी तोसली। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी। और पांचवा जो है प्राच्य या प्राची था, इस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अब आइए मौर्य शासन के स्तरीय खंडों के बारे में जान लेते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें केंद्र में सम्राट होता था, प्रांत में कुमार या आर्यपुत्र होते थे, मंडल में प्रमुख अधिकारी प्रदेष्टा या प्रादेशिक होते थे, विषय के अधिकारी विषयपति या स्थानिक थे, स्थानीय जो है 800 ग्रामों का समूह होता था, द्रोणमुख 400 ग्रामों का समूह होता था, खारवटिक ये 200 ग्रामों का समूह होता था। दोस्तों, संग्रहण का अधिकारी जो है वो गोप होता था, ये 10 ग्रामों का समूह था। ग्राम ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, इसका प्रमुख ग्रामणी होता था। इन प्रांतों में से दोस्तों उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र और प्राच्य प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही विद्यमान थे। मौर्यकालीन प्रांतों के राज्यपाल प्रायः राजकुल से संबंधित कुमार होते थे और कभी कभी अन्य योग्य व्यक्ति को भी राज्यपाल बनाया जाता था। अब आइए देखते हैं मौर्य युगीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, पदाधिकारी हैं और कैसे मौर्य युग की प्रशासनिक व्यवस्था थी। मौर्य युगीन प्रशासनिक व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? तो ये राजतंत्रात्मक था। मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था की अवधारणा किस प्रकार की थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था की अवधारणा ये लोक कल्याणकारी राज्य की थी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था के विषय में महत्वपूर्ण सूचना कहाँ से मिलती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण सूचना कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की इंडिका से मिलती है। अगला प्रश्न है, मौर्य सम्राट अपने कार्यों का संपादन किसकी सहायता से करते थे? तो ये अमात्य मंत्री और अधिकारियों की सहायता से। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उच्चाधिकारी क्या कहलाते थे? तो ये तीर्थ कहलाते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल कितने तीर्थों का विवरण दिया गया है? तो कुल 18 तीर्थों का विवरण दिया गया है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में कुल कितने अध्यक्षों का विवरण मिलता है? तो 27 अध्यक्षों का। अलग अलग पुस्तकों में इनकी संख्या 26 और 28 भी है। अब आइए अर्थशास्त्र में जिन 18 तीर्थों का वर्णन है उसके बारे में जान लेते हैं। मंत्री या पुरोहित ये प्रमुख धर्माधिकारी और प्रधानमंत्री होता था। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष यानी ट्रेजरी ऑफिसर होता था। सेनापति ये युद्ध विभाग का मंत्री होता था। इसके अलावा आइए देखते हैं दोस्तों, इसके अलावा युवराज जो थे, युवराज ये राजा का उत्तराधिकारी, प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, नायक जो है ये सेना का संचालक था, कर्मांतिक देश के उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक था, व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश और मंत्रिपरिषदाध्यक्ष ये मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता था। दंडपाल तो ये सेना की सामग्री जुटाने वाला प्रधान निरीक्षक होता था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था।
दुर्गपाल देश के भीतर के दुर्गों का प्रबंधन करता था। नागरक नगर का प्रमुख अधिकारी था। प्रशासता तो राजकीय कागजातों को सुरक्षित करने वाला, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रशासता राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला और आज्ञाओं को लिपिबद्ध कराने वाला प्रधान अधिकारी था। दौवारिक ये राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी। अंतर्वसिक सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान होता था। और आटविक ये वन विभाग का प्रधान अधिकारी था। अब आइए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित अध्यक्षों के बारे में जान लेते हैं। अध्यक्ष और उनके संबंधित विभाग। पड़याध्यक्ष ये व्यापार और वाणिज्य का अध्यक्ष था। सुराध्यक्ष शराब और मदिरा का अध्यक्ष। सूनाध्यक्ष ये बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। गणिकाध्यक्ष वेश्याओं का निरीक्षक था। सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। कुप्याध्यक्ष ये वन संपदा का अधिकारी होता था। सूत्राध्यक्ष ये कताई बुनाई का अध्यक्ष था। आकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष था। कोष्ठागाराध्यक्ष ये कोष्ठागार का अध्यक्ष था। आयुधगाराध्यक्ष आयुधगार का अध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष ये शुल्क और चुंगी विभाग का अध्यक्ष था। लोहाध्यक्ष धातु विभाग का अध्यक्ष था। लवणाध्यक्ष नमक अधिकारी था। लक्षणाध्यक्ष ये टकसाल का अध्यक्ष होता था। सुवर्णाध्यक्ष सोने का अध्यक्ष था। गो अध्यक्ष पशुधन विभाग का अध्यक्ष था। पौतवाध्यक्ष ये माप तौल का अध्यक्ष होता था। मुद्राध्यक्ष ये पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष था। नवाध्यक्ष जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष। विविताध्यक्ष चारागाह का अध्यक्ष। पत्तनाध्यक्ष ये बंदरगाहों का अध्यक्ष था। संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष था। इसके अलावा आप देख सकते हैं मानाध्यक्ष दूरी और समय से संबंधित साधनों को नियंत्रित रखने वाला अध्यक्ष था। अक्षपटलाध्यक्ष महालेखा विभाग का अध्यक्ष था। और हस्ताध्यक्ष ये हाथियों का अध्यक्ष था। इसके अलावा आप देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। देखिए इसमें अश्वाध्यक्ष घोड़ों का अध्यक्ष होता था। देवताध्यक्ष धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष था। अर्थशास्त्र में जो विभागीय अध्यक्ष और उनके कार्यों की लंबी सूची मिलती है, संभवतः इन्हीं अध्यक्षों को यूनानी लेखकों ने मजिस्ट्रेट कहा है। अशोक के प्रशासनिक पदाधिकारी और उनके कार्य देख लेते हैं। तो सम्राट अशोक के समय में युक्त नामक अधिकारी जिले में राजस्व वसूल करने और उसका लेखा जोखा करने वाला अधिकारी था। रज्जुक या राजुक ये रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व और न्याय दोनों ही क्षेत्रों का अधिकार प्राप्त था। प्रादेशिक ये मंडल का प्रधान अधिकारी होता था, उसका कार्य आज के संभागीय आयुक्त जैसा था। धम्म महामात्र इसका वर्ग विभिन्न संप्रदायों के बीच सामंजस्य बनाए रखना और राजा और उसके परिवार के सदस्यों से धम्मदान प्राप्त करना, उसकी समुचित व्यवस्था करना होता था। और अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। अस्त्राध्यक्ष ये महिलाओं के नैतिक आचरण की देखरेख करने वाला अधिकारी था। और ब्रजभूमिक ये पशुओं की देखरेख करने वाला अधिकारी था। अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं, युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है कि अशोक के 12वें शिलालेख में किन 3 पदाधिकारियों के नामों का उल्लेख मिलता है। तो 12वें शिलालेख में धम्म महामात्र, स्त्राध्यक्ष महामात्र और ब्रजभूमिक का उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेखों में अंत महामात्र नामक अधिकारी का वर्णन मिलता है, उसका क्या कार्य था। तो अंत महामात्र सीमावर्ती प्रदेशों में धर्म का प्रचार करता था। सैन्य व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। तो मौर्य सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी। ये चतुरंग बल पर आधारित थी, जिसमें अश्व, गज, रथ और पैदल ये 4 सेनाएं थीं। मौर्य सैन्य व्यवस्था में सेनापति को कितना वार्षिक वेतन दिया जाता था। तो 48,000 पर्ण वार्षिक दिया जाता था। मेगस्थनीज की इंडिका में मौर्य सैन्य प्रबंधन की कितनी समितियों का वर्णन मिलता है। तो कुल 6 समितियों का वर्णन मिलता है। सैन्य समितियों में जान लेते हैं, जो 6 सैन्य समितियां हैं। प्रथम समिति जल सेना की व्यवस्था करती थी। दूसरी समिति यातायात और रसद की। तीसरी पैदल सैनिकों के देखरेख की। चौथी अश्वारोही सेना की।
पंचम गज सेना की और छठी रथ सेना की व्यवस्था करने वाली समिति थी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सेना में किस वर्ण के लोग सम्मिलित होने चाहिए थे? तो इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों के लोग सेना में शामिल होने चाहिए थे। मौर्य काल में युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन करने वाला अधिकारी ये नायक होता था, और युद्ध पोतों के अतिरिक्त व्यापारिक पोतों की देखरेख कौन करता था? ये नवाध्यक्ष करता था। सीमांत प्रदेशों के दुर्गों की जो रक्षा करने वाला अधिकारी, इसको अंतपाल कहा जाता था, और देश के अंदर जो दुर्ग थे उनकी रक्षा करने वाला अधिकारी दुर्गपाल था। सैन्य व्यवस्था के बाद आइए मौर्य न्याय व्यवस्था के बारे में जानते हैं। मौर्य काल में न्यायिक व्यवस्था कैसी थी? तो ये कठोर थी। मौर्य काल में किस तरह का न्यायिक दंड दिया जाता था? इसमें मृत्युदंड, अंगभंग, कारावास और जुर्माना जैसे दंड दिए जाते थे। मौर्य काल में साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था? तो ये सम्राट होता था। मौर्य काल में जो है साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश। मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय थे। देखिए, धर्मस्थीय न्यायालय जो कि दीवानी न्यायालय था, इसके न्यायाधीश को व्यावहारिक कहा जाता था। कंटक शोधन या फौजदारी न्यायालय, इसके न्यायाधीश को प्रतिष्ठा कहा जाता था। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आता है। नगर व्यवहारिक या नगर व्यूहालक नगर का न्यायाधीश होता था। अर्थशास्त्र में इसे पौर व्यवहारक कहा गया है। मेगस्थनीज के इंडिका में एग्रोनोमोई को जिलाधिकारी कहा जाता था, और नगर अधिकारी को एस्टोनोमोई कहा गया है। ग्राम सभा का न्यायिक कार्य ग्रामणी करता था। इसके ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद न्यायालय होते थे। गुप्तचर व्यवस्था के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, मौर्य काल में गुप्तचर विभाग एक पृथक अमात्य के अधीन होता था, जिसे महामात्य सर्प कहा जाता था। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है, और अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है। संस्था, जो एक ही स्थान पर रहकर कार्य करते थे। संचरा, जो भ्रमण करके गुप्तचरी करते थे। मौर्य काल में गुप्तचर के अतिरिक्त शांति व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस भी थी, जिसे अर्थशास्त्र में रक्षिन कहा गया है, याद रखिएगा। और देखिए, यूनानी लेखकों द्वारा गुप्तचरों को निरीक्षक और ओवरसीयर्स कहा गया है। नगर प्रशासन के बारे में जान लेते हैं। तो नगर प्रशासन मौर्य युग में नगर का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था। इसके लिए एक सभा होती थी, जिसका प्रमुख नागरक अथवा पूर्व मुख्य कहा जाता था। मेगस्थनीज ने इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है, याद रखिएगा। इसमें ये 6 समितियां कौन सी थीं? मौर्यकालीन नगर प्रशासन की पहली समिति जो थी दोस्तों, इसके द्वारा उद्योग शिल्प का निरीक्षण किया जाता था। दूसरी समिति के द्वारा विदेशी यात्रियों के भोजन, निवास और चिकित्सा का प्रबंध किया जाता था। तृतीय समिति का जन्म मरण का लेखा जोखा रखती थी, जो कि आज के जो पंजीयक कार्यालय है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने वाला, वो भी इस तरह का लेखा रखता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, तृतीय समिति का कार्य जन्म मरण का लेखा जोखा रखना होता था। चतुर्थ समिति जो है ये नगर के व्यापार वाणिज्य का प्रबंधन करती थी। 5वीं समिति पंचम समिति के द्वारा उद्योग निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण किया जाता था, और 6ठी समिति के द्वारा क्रय विक्रय वस्तुओं पर कर वसूल किया जाता था। अब आइए ग्राम प्रशासन के बारे में जान लेते हैं, मौर्यकालीन ग्राम प्रशासन के बारे में। तो मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम होती थी। अभी अभी आपने पढ़ा है, मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। मौर्य काल में ग्राम प्रशासन के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ग्रामणी कहा जाता था। याद रखिएगा, मौर्य काल में ग्राम प्रशासन के अध्यक्ष को ग्रामणी कहा जाता था। और मौर्य काल में ग्राम सभा के कार्यालय का कार्य कौन सा अधिकारी करता था? तो ये अधिकारी था गोप। गोप जो है ये ग्राम सभा के कार्यालय का कार्य देखता था। अंतिम प्रश्न है, मौर्यकालीन ग्राम प्रशासन की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो सोहगौरा और महास्थान अभिलेख से मौर्यकालीन ग्राम प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने मौर्य वंश के अंतर्गत मौर्य प्रशासन में राजस्व व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि जब ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएँ तो आप उनको सही सही अटेम्प्ट कर सकें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे के वीडियो में हम मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और इसके अलावा आर्थिक सामाजिक के अलावा हम मौर्यकालीन स्थापत्य कला, साहित्य आदि के बारे में भी जानेंगे और यहाँ से लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना ज़रूरी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।